अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आपके साथ मुलाकात हो रही है विलिंग वेज के फोरम से और ये मुलाकात मंडे की शाम को होती है। आज भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो थोड़ी सी देरी से हमारी मुलाकात हो रही है उससे तशनगी और भी बढ़ गई होगी। वॉक योर टॉक हमारे प्रोग्राम का नाम, और इसमें हम मौज़ूआत मुख्तलिफ रखते हैं, मगर उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि हम जितनी भी बातें करते हैं उनका ताल्लुक ह्यूमंस को बेहतर ज़िंदगी गुजारने से मुताल्लिक होता है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी दूसरों के माबैन और ख़ुद अपने साथ बेहतरीन गुजार सकें। मुख्तलिफ हमारे गेस्ट भी आते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं और मैं उनसे आपको तारुफ़ कराता हूँ। डॉक्टर आसिर अजमल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मगर इसके बावजूद जो है मैं आपको एक उनका थोड़ा सा जो ज़िंदगी का चीदा हाइलाइट्स हैं उनसे रूशनास करता चलूँ। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो दौरे हाजिर में है उसमें हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं नफ्सियात डिपार्टमेंट के, और आप बाहर से यानी कि बरतानिया से फ़ारिग तहसील हो चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं साइकोलॉजी में, और आप अपने क्लाइंट्स को लाहौर में जो है साइकोथेरेपी फराहम करते हैं। उनके जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके ऊपर उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने की पूरी रोज़ाना रोज़मर्रा जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक हमारा इंटरव्यू यहाँ पे इस फोरम पे पहले भी CBT के हवाले से हो चुका है। डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही हमने सैर हासिल गुफ्तगू की थी और आज भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम को मुनव्वर करने के लिए, उसको रोशन करने के लिए, उसमें आवाज़ के खूबसूरत रंग भरने के लिए हमारी अपनी इंडिजिनस फाइंड और उभरती हुई गुलकारा मिस नादिया शेख तशरीफ़ रखती हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ कीबोर्ड पे खूबसूरत म्यूज़िक बखेरने के लिए असद असगर मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आप लोग तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आज के प्रोग्राम में क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी बाद में आप इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब के फेसबुक पेज पे भी, विलिंग वेज की वेबसाइट पे भी ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे। मगर आज के इस लाइव प्रोग्राम में अगर कोई सवाल आपके जहन में आए तो डॉक्टर आसिर अजमल अपने वसी तर तजुर्बे से और बैनुल अक़वामी तजुर्बे की बुनियाद पे आप सवाल छोड़ सकते हैं। यहाँ पे फ़ौरन तो हम उसको नहीं एड्रेस करेंगे, मगर बाद में डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको केटर करें। सो एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड यू मे आस्क इट फ्रीली। और डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम में यहाँ पे गुफ्तगू करें, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएँ, हमारे जो है करम फरमा और हमारे नाजरीन, कि आप इस दौरे हाजिर में सोशल मीडिया पे किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक्सपर्टीज से, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बैकग्राउंड से ज़्यादा लोग इस्तेफादा कर सकें। हाउ वुड यू डू इट और हाउ आर यू डूइंग इट ऑन सोशल मीडिया? बड़ा अच्छा सवाल है एंड आई थिंक वेरी एप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। मैंने शुरू में सोशल मीडिया की पावर को तो समझ लिया। मैं समझता हूँ कि मैंने टाइमली इसको समझा। मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे मैंने अपने चैनल्स बना लिए। पिछले साल यूट्यूब में भी एक चैनल बना लिया। लेकिन मैंने ये देखा कि फेसबुक पे कम से कम, जहाँ मेरे 5000 के करीब फ्रेंड्स हैं, डिस्कोर्स ज़्यादा हो नहीं सका मुझसे, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बहुत लंबी पोस्ट लिखूंगा तो वो पढ़ते नहीं है लोग, और अगर छोटी सी पोस्ट लिखूंगा तो फिर वो उसमें मजाक ही हो सकता है या कोई जुगतबाजी हो सकती है, हम हुकूमत का या ओपोजिशन का मजाक उड़ा लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। उसकी व्यूअरशिप ही सच नहीं होती। फिर मैंने देखा कि उन्होंने शॉर्ट वीडियोज़ फेसबुक पे अकोमोडेट करने शुरू कर दिए हैं, और मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली अप्रोच किया और कहा कि जनाब, जबरान उनका नाम है, जबरान बाबरी,
बड़े होनहार तालिब इल्म रहे मेरे, तो उन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि जनाब यू हैव समथिंग टू से, तो आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए। और मैंने ये सोचा कि जनाब यूट्यूब को जब मैंने फिर स्टडी किया उनके इसरार पे जी, तो मैंने देखा कि जनाब जितने भी इश्यूज पे मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में जी, उन पे कोई अथॉरिटेटिव गुफ्तगू नहीं हो रही। गुफ्तगू हो तो रही है, राइट, लेकिन कोई साइंटिफिक बेसिस पे, कोई अथॉरिटेटिव बेसिस पे बहुत कम हो रही है। मसलन एक चैनल जो मुझे अच्छा लगा वो विलिंग वेज का ही लगा, इसीलिए जब मुझे ये दावतनामा मिला तो मैंने बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के इसको कबूल किया कि मैंने कहा जनाब ये एक ऐसी वेन्यू है जहां पे मुझे मेरी इस बात को सुनने वाले लोग हों। सो आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरा फोकस जो है इस वक्त वो यूट्यूब पे एक चैनल डेवलप करने का भी शुरू किया है। मुश्किल से 10 वीडियोस उस पर डाले हैं, कुछ प्योरली स्टूडेंट फोकस्ड हैं कि जनाब ये जो साइकोलॉजी की कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशंस जो शायद क्लास में नहीं कर सका वो उन स्टूडेंट्स के लिए हो, और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो नेशन वाइड उसे देख सकें, और वो मैंने उर्दू में रखा है उसका फोकस इंटरनेशनली। जी जी, अभी तो उर्दू में रखा है फोकस, इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि फोकस, चूंकि मेरी मिशन पाकिस्तान की है। आप 22 करोड़ लोग पाकिस्तान में, 18 करोड़ तो उर्दू से वाकिफ होंगे, अगर मैं समझूं कि कुछ लोग नहीं भी वाकिफ उर्दू से, तो वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में भी अगर मैं समझूं कि 1 अरब आबादी है हिंदुस्तान की, तो तामिल भी हैं या और ज़ुबानें बोलने वाले भी हैं, मगर कॉमन थ्रेड जो है वहाँ पे भी उर्दू या हिंदी उसको कह दें, जो कि बहुत ही मिलती जुलती ज़ुबानें हैं। और अगर आप पूरी दुनिया में जो उर्दू बोलते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर उर्दू के प्रोग्राम भी हैं आपके, और उसमें कंटेंट अगर आप जो लिखते हैं वो उर्दू रस्मुल ख़त में ना लिखें, बल्कि रोमन उर्दू में लिखें, इंग्लिश रस्मुल ख़त में उर्दू लिखें उसका टाइटल देने के लिए, तो अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि जो लोग हिंदी रस्मुल ख़त को जानते हैं या गुरमुखी को जानते हैं, वो भी आपकी बात ज़ुबान से और इंग्लिश में लिखने से इबारत उर्दू या हिंदी, यू कैन रीच दैम। और ये आप कम से कम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अपनी एक्सपर्टीज 6 मिलियन 7 मिलियन लोगों तक तो उर्दू में भी पहुंचा सकते हैं। फिर क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जो है वो अंग्रेज़ी में भी है, तो आप कुछ वीडियोस अंग्रेज़ी में भी बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं डॉक्टर आसिर अजमल कि अरे गोरों ने या अमेरिकनों ने या अंग्रेज़ों ने इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी में बनाई हुई है, भरी हुई यूट्यूब, मगर देखिए जो आपकी बैकग्राउंड है, वहाँ का नॉलेज, यहाँ का तजुर्बा ओवर 3-4 डेकेड्स, और जो आपको सुनने वाले हैं, अगर आप उर्दू में बनाएंगे वो तो है ही, मगर इंग्लिश में भी जो आप कंटेंट देंगे वो हमारे जो इस खित्ते के इंडो पाक के लोग हैं उनको अपील करेगा, बिकॉज उसमें जो आपका ज़ाती रंग आएगा दैट विल अपील टू दैम। तो ये दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस यू आर डूइंग। कैसे आपको मसलन फॉर ए लेमैन कैसे आपके चैनल पे यूट्यूब पे पहुंचे? जी, उसका सिंपल तरीका है, मेरे वालिदैन ने मुझे जो नाम दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना यूनिक है कि जैसे मेरी मिसेस मुझे बता रही थी कि उनके भाई ने भी यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है, तो उनका नाम इतना कॉमन है कि जब वो सर्च करें तो कोई 150 के करीब नाम होते हैं जिनमें से ढूंढना पड़ता है। आसिर अजमल जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये इत्तेफाक से आपको यूट्यूब पे मेरे अलावा नहीं मिलेगा। तो अगर आप ASIR आसिर और फिर अजमल AJMAL टाइप करें तो फौरन मेरा चैनल और मेरे सारे वीडियो सामने आ जाते यूट्यूब पे। यूट्यूब वेरी गुड। और अगर सपोज हम गूगल सर्च में यही लिखें आसिर अजमल, जी जी, तो उसमें भी सबसे ऊपर जो है वो मेरी या तो वेबसाइट आ जाएगी या मेरे यूट्यूब के वीडियोस, उसके अलावा मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल, ये सारी अपीयर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आपने जो भी यूट्यूब पे ताज़ा प्रोग्राम्स किए हैं उनके टॉपिक्स क्या हैं? जी, उसमें जो लेटेस्ट है वो करियर काउंसलिंग की नीड पे है, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने ये नहीं किया कि लोगों को बताऊं कि जी आप करियर काउंसलिंग करवाएं या स्कूलों में करियर काउंसलर रखे जाएं। उसमें मैंने एक और अहम इशू की तरफ इशारा किया और मैं चाहता हूं कि आज भी उस पर थोड़ी सी बात हो जाए, और वो ये है कि हमारा जो इंटरमीडिएट का सिस्टम है
वो हेवीली गियर्ड है टुवर्ड्स प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग। और अक्सर वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चों का रुझान, तभी रुझान कुछ भी हो, उनको या प्री मेडिकल में जाना चाहिए या प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, without regards to the three factors, one being the child's aptitude, second being the child's interest, and third the job market. ये तीनों चीजें हैं हमें इस वक्त बता रही हैं कि एक तो बच्चे, जाहिर है कि अगर क्रीम ऑफ द क्रॉप जो है हमारी, जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो अगर मेडिसिन में जा रहे हैं तो हम उनमें से अक्सरियत को कंडेम कर रहे हैं टू अ सेकंड चॉइस। क्यों? कैसे? आप मुझे बताएं कि जितने लोग प्री मेडिकल में अपियर हो रहे हैं जी, उनमें से कितने परसेंट एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं? परसेंटेज बताना, क्योंकि मेरा इस पे इतना नॉलेज नहीं, मगर मैं आपको नंबर्स कुछ बता सकता हूँ। मेरे ख्याल में सारे मुल्क में, पाकिस्तान में बेशुमार मेडिकल कॉलेज खुलने के बावजूद जितने एक साल में एडमिशन लेंगे उनकी तादाद मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बड़ी हद है तो 10,000 होगी। ये मैंने कुछ खुल के बता दिया। जी, तो अब आप उससे ये अंदाजा मगर इंटरमीडिएट में जो प्री मेडिकल में अपेयर होते हैं, मेरे ख्याल में उनकी तादाद पूरे मुल्क में 2 लाख तो होगी। राइट। तो यानी 1,90,000 स्टूडेंट जो है हर साल मायूस होके दूसरी फील्ड्स में जा रहे हैं। दूसरी में जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात है कि जब वो दूसरी में जाएगा तो बावजूद इसके कि वो ज़हीन है, बावजूद इसके कि वो हाई अचीवर रहा है, तो तभी प्री मेडिकल में जा रहा है, वी आर अज्यूमिंग, और पेरेंट्स भी उन्हें उस तरफ धकेल रहे हैं, वो अब जिस प्रोफेशन में भी जाएंगे इट विल बी देयर सेकंड चॉइस। साइकोलॉजिकली थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दैट। फिर अच्छा, और फिर आमतौर पे नॉट ओनली सेकंड चॉइस। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई और उसने कहा कि जनाब मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा नहीं हो सका, तो अब्बू ने कहा कि डी फार्मेसी कर लो। राइट। तो मैं डी फार्मेसी में चली गई। अच्छा, अब इम्तिहान होने वाला है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। क्यों? मैट्रिक में भी नहीं आती थी। अच्छा, राइट। एफएससी में भी नहीं आती थी। अच्छा, लेकिन वहां पे इतना उस पर जोर नहीं था। अच्छा, जितना अब डी फार्मेसी में हो गया, क्योंकि जाहिर है आपको फार्माकोकाइनेटिक्स भी पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आनी चाहिए। ये नहीं सोचा ना वालिद ने, ना वालिदा ने, ना बच्ची ने। अब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ स्ट्रगल कर रही हैं और कहती हैं जी मैं क्या करूं। Do you understand the problem? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कहा अच्छा तू डॉक्टर ही बनना है ना, चल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर ले, डॉक्टर नाम देना ला जाएगा। ये नहीं सोचा कि एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज क्या है, पोटेंशियल क्या है। ये सारी चीजें जो हैं हम साइकोलॉजिस्ट उसमें स्पेशलाइज करते हैं, हम वोकेशनल टेस्टिंग करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, और ऐसी स्पेशलाइज्ड एरिया ये मौजूद है जहां एक करियर काउंसलर जो है वो बच्चे को बड़ा अच्छा गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, 2 बातें आपकी ये तवज्जो दिलवाने से, फोकस इस बात पे करने से मेरे जहन में पॉप अप की है। एक तो ये है, हमारी उर्दू की एक मिसाल है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगर वो आसमान से गिरा और सही जगह पे कैच हो गया तो मेडिकल कॉलेज में चला गया सपोज। अगर वहाँ से गिरा तो वो डेंटिस्ट्री में चला गया, डेंटिस्ट्री में नहीं हुआ तो डी फार्मेसी में चला गया, वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर उसके बाद इसी तरह कोई फिजियोथेरेपी में, कोई वेटनरी साइंसेस में, और इस तरह करके कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, दिल के टुकड़े हुए हजार। एक सोच ये हो सकती थी इसके बरअक्स कि एक बंदा क्लाइंब करता और चूज करता कि मेरा रास्ता ये है, जैसे कि मोटरवे पे जब हम शुरू करते हैं सफ़र तो मोटरवे से कई ऑफशूट्स निकलती हैं, कोई मुरीद के जा रहा है, कोई काला शाह काकू जा रहा है, कोई उसके बाद जितनी भी डेस्टिनेशंस आती रहती हैं, सुखे की आता है, जो भी आते रहते हैं, वो अपने खुद कहता है भाई मैं तो यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं वहाँ जाता कि मैं इस्लामाबाद जा रहा था पर इस्लामाबाद का रास्ता बंद था तो मैं इसलिए चला गया। ऐसा तो कोई भी नहीं करता। वो जहाँ जाना चाहता है उसी को जेहन में सोच के उधर ही जाता है। एक तो मेरे जेहन में आपकी बात से ये आई, मगर जो आपने क्लैरिटी मुझे देनी है वो एक ज़रा सा मुख्तलिफ एनालॉजी है।
सपोज करें कि एक क्लास में हम जो बेस्ट मछली है, जो बेस्ट स्विमर है, उसको हम उस क्लास में बिठा दें। एक बेस्ट स्क्विरल, गुलहरी, उसको भी वहां पे बिठा दें। एक बेस्ट कैट, उसको भी वहां पे बिठा दें। इस तरह से जो जो मुख्तलिफ अपने अपने शोबों के या अपने एक जहन के या बैकग्राउंड के लोग हैं, उसमें भालू भी है, उसमें चिड़िया भी है, उसमें मुख्तलिफ हैं, और अब हम उनको एक दर्स, एक क्यूरिकुलम, एक ख़ास इन द बॉक्स कहें ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, लो भी पढ़ना शुरू करो। सब्जेक्ट आज का ये है कि दरख्त पे किस तरह से पहले चढ़ा जाता है और किस तरह से नट्स को छुपाया जाता है, ये क्यूरिकुलम है। अब इसमें जैसा क्यूरिकुलम डिजाइन किया, इसमें लामुहाला गुलहरी जो है वो नंबर 1 पे रहेगी और उकाब जो है वो एक तरह का फेलियर होगा, मछली एक तरह की फेलियर होगी। जबकि एक और सब्जेक्ट है जिसमें स्विमिंग है और उसमें मछली नंबर 1 है और गुलहरी जो है वो शायद बमुश्किल अपने पांव भी गीले ना करे। पूछना मैं आपसे इस मिसाल से ये चाहता हूं कि ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं डिफेंड भी करूंगा इंटरमीडिएट लेवल पे। हमारे दौर में जब मैंने इंटरमीडिएट किया 1983 में, तो उस वक्त एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और एक और था FA आर्ट्स, ये 3 थे। अभी जो मुझे बताया गया है, मेरा क्योंकि से इतना तय कि आप कंप्यूटर साइंसेस भी कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स इसको भी इंटरमीडिएट लेवल पे चूज कर सकते हैं, साइकोलॉजी को भी इंटरमीडिएट लेवल पे चूज कर सकते हैं। तो सर जी अब तो काफी डाइवर्सिफिकेशन आ गई, तो अब तो माँ बाप का मसला है कि वो बच्चे को एक ही तरफ पुश कर रहे हैं। जहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। उसकी वजह कुछ और है। उसकी वजह ये है कि ये जो एज है, जिस एज में हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, वो एज इस इंतखाब के लिए सही नहीं है। मैं उसकी उस 16 या 17 या 18 या 19 साल के लड़के या लड़की के जी क्योंकि ये एडोलेसेंस का जमाना है और एडोलेसेंस में बॉडीली चेंजेस की वजह से इमोशनल अपहीवल्स हो रहे होते हैं। राइट। और उन इमोशनल अपहीवल्स के दौरान करियर चॉइस करना, जबकि मसलन देखें, मैं आपको सीधी सी मिसाल देता हूं। आप साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ा जी, सारी उम्र पढ़ा तकरीबन स्कूल में, ऐसे ही। अब प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की चॉइस आसान है निस्बतन, क्योंकि उसमें वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होंगे। करेक्ट। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आप तभी चूज करेंगे जब आपको कहा जाएगा तू नालायक है, तू इधर नहीं जाना, तू है करना। Which is such a shame. That is what I'm saying. I would say कि हमें एज ए नेशन बेंचमार्किंग करनी। एज ए नेशन हमने देखना है कि कौन से मुल्क तरक्की याफ्ता है, सही मानों में तरक्की कर रहे हैं तालीम के मैदान की वजह से, तालीम के मैदान में आगे होने की वजह से, और उनका क्या सिस्टम। सबसे ऊपर जो है इस मामले में अक्रॉस द नेशन, जैसे अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं, अक्रॉस द नेशन, इनमें जो बड़े नाम एकदम मेरे ज़हन में पॉप अप करते हैं वो जापान और साउथ कोरिया है। राइट। अगर आप जापान और साउथ कोरिया को भी देखें कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो किस मुल्क के जर्नल्स में पब्लिश करना पसंद करेंगे, शायद अमेरिका। जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हर लिहाज से इस वक्त नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अच्छा, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है? उनका एजुकेशन सिस्टम ये है कि जनाब आपने हाई स्कूल किया, विच इज इक्विवेलेंट टू आवर 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन। उस वक्त तक स्पेशलाइजेशन जो है जी, कुछ ना कुछ, वैसे इंटरेस्ट बेस्ड स्कूल हो सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल में आप सब कुछ पढ़ रहे हो। एवरी सब्जेक्ट हैज टू बी क्लियर्ड टू एन एक्सटेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप उसमें नहीं सही तरह कामयाब हो सकते तो यूनिवर्सिटी जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक हो गया। राइट। और बहुत से लोग वो क्लियर कर तो लेते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिक्वायरमेंट है कि जी हाई स्कूल करना है पूरा।
ओके। अब जब आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी तादाद है, आई डोंट हैव द नंबर्स, राइट, लेकिन बहुत बड़ी तादाद कहती थी हमने अब और आगे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी एक अमेरिका में एक इंडियन ओरिजिन की प्रोफेसर थी, ओके, साउथ इंडिया, ये जो हमारा इंडिया जी, वहाँ की प्रोफेसर थी, और उनका बेटा जो था वो वहाँ अमेरिका में पला बड़ा था। वो तो उसने हाई स्कूल किया, उसने कहा मॉम आई वांट टू जॉइन द फायर ब्रिगेड। मॉम को तो गश पड़ गई, पिट गई ना, क्योंकि वो इंडिया की बैकग्राउंड से डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, पुत्र तू की कर। हालांकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं तो कई उनमें से फायर ब्रिगेड के उस खेल में होते हैं, यू नो, मेक बिलीव। उसके बाद फायर ब्रिगेड का जो बंदा होता है जो ये काम करता है, टफ बंदा होता है, आम बंदा तो ये काम कर ही नहीं सकता। और इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जी डॉक्टर कौम की खिदमत करता है, तो फायर ब्रिगेड वाला भी कौम की खिदमत करता है, लोगों की जानें बचाता है। सही, इंतहाई। अच्छा, अब लेकिन हुआ यही कि वो बच्चा जो था उसने कहा जनाब मैंने जाना है, और वो फायर ब्रिगेड में गया, तो वो चला गया। माँ बेचारी जो है, हाँ, वो डेवास्टेटेड। और हमें उन्हें समझाना पड़ा कि जी देखिए हर इंसान की एक कॉलिंग है, आप प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, ये बात जो आपने सारी समझाई है, इसमें जो यंगस्टर्स हैं इनकी तो करियर काउंसलिंग आपने बताया कि हार्मोन्स भी हैं और उम्र का वो हिस्सा भी है, मगर मुझे लगता है कि ये शायद समझ जाएं, पर इन्हों दे अम्मी अब्बू नु कौन समझाए? जी जी, मैं वही थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा इस बात को आगे लेके चलो। अच्छा, अब फ़र्ज़ कह रहे हैं कि आपने इंटरमीडिएट में आप कामयाब हो गए बड़े अच्छे मार्क्स से, जो भी हाई स्कूल से, तो अमेरिका में अभी भी आप ये तयन नहीं करते कि आपने क्या बनना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में चले भी गए, ओके, आपका दाखिला किसी सब्जेक्ट में नहीं होता, बीए में होता है, राइट। सो यू आर एडमिटेड फॉर 4 years इनटू अ बीए प्रोग्राम, ओके, एंड दूसरे साल में बेतहाशा कोर्सेज लेने के बाद, यानी आप समझें कि अगर आप हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज ले रहे हैं, हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज ले रहे हैं, और एक साल में आप 2 सेमेस्टर्स पढ़ते हैं, तो आपने 10 डिफरेंट कोर्सेज लिए, राइट। कुछ सोशल साइंस के लिए, कुछ साइंस के लिए, कोई ह्यूमैनिटीज के लिए, कोई एस्ट्रोनॉमी ले लिए, कोई फिजिक्स एंड सो ऑन, राइट। दूसरे साल में फिर 10 लिए, 20 डिफरेंट कोर्सेज हो गए। फिर आपको डिसाइड करने को कहते हैं कि भाई ये जो आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लिए हैं, इनमें से कोई इनमें से आपने किस में मेजर करना। सो बाय द एंड ऑफ द सेकंड ईयर यू डिक्लेयर योर मेजर। मुझे याद है हमारे साथ पाकिस्तान से लड़का आया, तो उसने कहा कि जनाब मैंने तो कंप्यूटर साइंस में मेजर कर। फाइन, अबू अम्मी ने यही कह के भेजा था। ऐसे उसने कहा जी कंप्यूटर साइंस। हमने कहा अभी तो आए हो। उसने कहा नहीं मैंने कंप्यूटर साइंस में कर। ठीक है जी। दूसरे साल के एंड में मौसूफ ने क्या सब्जेक्ट डिक्लेयर किया अपना? फिल्म स्टडीज। बिल्कुल 180 डिग्रीज पे चेंज हो गया। माँ बाप के गश पड़ गया कि हमारे तो इतने पैसे लग गए, पुत्र नू कंप्यूटर इंजीनियर बनान भेजा सी ते फिल्मां दे चक्कर च पै गए। एग्जैक्टली। अब वो फिल्म स्टडीज उसने ना सिर्फ किया बल्कि माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उस मेजर में पाकिस्तान वापस आके अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में रखा। वो बाकायदा हर साल जो है वो फिल्म फेस्टिवल कराते हैं कराची, एनुअल फिल्म फेस्टिवल। डॉक्टर आसिर अजमल, ये बात बताइए मुझे कि अगर किसी को हम किसी चीज़ में फोर्स करते हैं, पुश कर दें, हो सकता है कि वो वक्त के साथ उसके साथ अडेप्ट कर ले, उसमें वो चल जाए, मगर इस चीज़ के क्या चांसेस होंगे कि वो अमंग द टॉप 5 या 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड होगा? ये क्वेश्चन ए। इन क्वेश्चन बी इज इफ समबडीज कॉलिंग इज दैट, या किसी का एप्टीट्यूड है या किसी की वो उस तरफ रुझान है और वो कहे कि यार मैं अपने रुझान की बुनियाद पे इसमें जाना चाहता हूँ, तो उसके एक्सेल करने के क्या चांसेस होंगे? ऑब्वियसली देखिए इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ जाता है। एक बंदा जो है, अगर आप खुद इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप देख रहे होंगे कि कितनी मैल प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा। और उस मैल प्रैक्टिस में की मेरे ख्याल में वजह यही है कि कुछ लोग आए हुए हैं एज अ कॉलिंग, एज अ मिशन, कम लोग, एज अ विजन, वेरी फ्यू। अच्छा, और वो जो आए हुए हैं वो फिर शाइन कर रहे हैं,
वो नजर आ रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो काम थोड़े करने जाते हैं. एग्जैक्टली. देयर जॉब इज देयर लव. वो तो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे करके जब वो यूं करते हैं तो उनकी थकन दूर हो जाती है. और दूसरे जो वो 1 घंटे बाद कहते हैं यार मैं इन्होंने की टीका लावा कि मेरी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए. एग्जैक्टली. अब ये मिस है ना हमारी बैठी मिस नादिया शेख, इन्होंने मार्केटिंग में मास्टर्स किया हुआ, मगर इन्होंने सोचा कि नहीं, सिंगर जो है मुझे पसंद है, बीइंग अ सिंगर, शी इज़ गिफ्टेड, शी ऑलवेज sang फॉर हर फादर, ही लाइक्ड इट कि भाई ये अच्छा गाती है, एंड शी हैज़ ऑप्टेड फॉर दिस. मगर पहले मार्केटिंग में रहे, वो भी ठीक है, नॉट बैड, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ चीज़ों में हम ऐसे कहते हैं कि यार बचिया कोई डिग्री पढ़ ले, जे ना चलिया, जे कोई तू क्रिकेटर बनन लग गया, जो शायद अफरीदी ना भी बनया तो चलो किसी पासे ते लग जाएगा. द पॉइंट इज दिस डॉक्टर आसिर अजमल कि एजुकेशन, मैं आपकी बात से जो समझा, एजुकेशन ज़रूर हासिल करें. मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मेरा बेटा है वो कहता है बाबा ये देखें बिल गेट्स जो है, वो स्टीव जॉब्स जो है, देर ऑल कॉलेज ड्रॉप आउट्स. मैं कह गल सुन, की पता तू बिल गेट्स ना बने, बहुत कम चांसेस है, 0.001 से भी शायद कम. तो कुछ तो कर ले यार, ड्रॉप आउट ना बन, कोई किसी डिग्री ले ले, कुछ तो कर ले. मगर अभी जैसे मेरी उससे डिस्कशन एफएससी के बाद हुई, मैं कि यार यू चूज, आई विल जस्ट गाइड यू कि आपका रुझान इन तरफ है, अब आप चूज़ करें अमंग्स दीज सब्जेक्ट्स. पर अगर आप मुझे कहो कि मैंने पढ़ना ही नहीं, यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं, बैचलर्स करना ही नहीं, तो ये भी मैंने वैसे उसकी माँ ने नहीं माना, मगर मैंने उसको कहा चल ये भी ठीक है, फिर 2 महीने जहाँ जाना है वहाँ रोज़ाना जाके मुझे दिखा कि यू कैन रियली, बट यू कैन नॉट जस्ट से कि मैंने कुछ भी नहीं करना, वो तो गलत हो गया. जी जी. मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके बेटे ने जो आर्ग्यूमेंट दी है उसी को थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ. बिल गेट्स ने कॉलेज जरूर छोड़ा, हार्वर्ड कंप्लीट नहीं की, बट ही वाज इन हार्वर्ड. अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, हार्वर्ड में एक तो दाखिल हुआ, यस, फिर ही वाज सच अ कोडिंग जीनियस, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इतना जबरदस्त था कि उसने उसी से इतनी इनकम भी जनरेट कर ली, इतनी एडवांस्ड नॉलेज भी हासिल कर ली. यानी अगर आप उस वक्त उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में पढ़ें तो इंसान हैरान हो जाता है. तो या तो फिर इस तरह की कंट्रीब्यूशन हो आप प्रोडिजी, ठीक है जी हाँ, तो फिर आप निकल जाएं कॉलेज की. मैं तो कहता हूँ अगर आप अपने ओन पे तालीम हासिल कर सकते हैं तो क्यों नहीं. डॉक्टर आसिर आप अपनी बात मुकम्मल करें, और ये जो अपने ओन पे, और ये जिस दौर में हम खड़े हैं, और जैसे मैंने आपसे सोशल मीडिया की बात की, अभी इस पे हम बात भी करेंगे व्हेन यू विल कंप्लीट योर व्हाट यू आर सेइंग. जी जी, नहीं मैं यही बात कर रहा था कि कुछ लोग सेल्फ ड्रिवन होते हैं. अब जैसे माइकल डेल जो डेल कंप्यूटर्स के, उन्होंने भी इस तरह कॉलेज से वो ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन उससे पहले उनका एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स सक्सीड कर चुका. डॉक्टर साहब एक और ट्रेंड आ रहा है, और वो है गैप ईयर. अगर गैप ईयर्स पार्टी करने के लिए लेना है, ड्रग्स करने के लिए लेना है, वक्त ज़ाया करने के लिए लेना है, इश्क माशूकी करने के लिए लेना है, तो फिर तो ये अच्छा आइडिया नहीं है. अगर आपने गैप ईयर इसलिए किसी स्टूडेंट ने लेना है कि वो पढ़ रहा है, उसने 1-2 साल पढ़ा, और अब वो चाहता है कि ये जो कुछ भी पढ़ा है अब मैं यार इसको ज़रा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लूँ, तो देन इट इज़ गुड इनफ. तो ये चीज़ों को जहन में रखें. डॉक्टर साहब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जी, ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से अब हैं कि आपकी 8 बजे, पहले स्कूल की बात करते हैं, 7:30-8 बजे स्कूल लगता है, 1:30-2 बजे तक, और कुछ जो है स्कूल लेस बैग्स का कॉन्सेप्ट आया तो 4-5 बजे तक. वो ऐसे बहुत कम है वैसे, वरना एक शिफ्ट है. कुछ थोड़े से इवनिंग स्कूल्स हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग स्कूल्स हैं, 7-7:30 से 1-1:30 बजे तक. माँ को रिलीफ मिल गया,
200 साल पहले शायद ये काम शुरू हुआ, जी, जी। वरना मदारिस तो मुझे याद है कि बगदाद की जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मदरसे तो थे। जापान की और चाइना की जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें शाओलिन टेम्पल और मुख्तलिफ टेम्पल्स थे जिनमें क्लार्जी यानी दीन की, जो भी उनका दीन था जी, उसकी तालीमात, और जो बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे उनको पढ़ाया जाता था। और वो कुछ बच्चे टीचर के जूते सीधे करते थे और उनसे कुछ सीखते थे। मगर ये जो फॉर्मल स्कूल्स का काम शुरू हुआ ये शायद 150-200 साल पहले शुरू हुआ। बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। मगर उसमें जो भी आपने बातें की कि सबका अक्रॉस द बोर्ड एक ही सांचा है, उस सांचे में कान मरोड़ा जाएगा। अगर कोई बच्चा उससे हटके है या खुदा न खास्ता अगर वो डिसलेक्सिक है या ऑटिस्टिक है या उसको कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो दूसरी तरफ वो चाहे गिफ्टेड है, वो कहेंगे नहीं ये गड़बड़ है, उसकी आंखें कमज़ोर हैं तो भी मसले हैं। मगर इट वर्क फॉर 90% और 85% और 80% ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनको एक सांचे में बना के कोई क्लैरिकल, कोई एक मुआशरे की जो इकाइयाँ थी जॉब्स की वो फिल कर देते थे। अभी जिस दौरे हाजिर में इतना इर्तका है, इतनी तब्दीली है सर, मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं जो है खान एकेडमी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, जॉन हॉपकिंस, MIT, इनकी वेबसाइट्स पे विज़िट कर सकता हूँ। मे बी उनका जो हार्ड कोर मटीरियल है उस तक रसाई मेरे लिए मुमकिन नहीं है, उन्होंने रखा हो। मगर इतना YouTube पे माल पड़ा हुआ है, इतना नॉलेज पड़ा हुआ है कि मेरे पास घंटे ख़त्म हो जाएं उस सब्जेक्ट में। जैसे आपने डॉक्टरेट की है ना साइकोलॉजी में, तो अगर कोई आम लेमैन आज ये फैसला करता है कि उसका जहन इस तरह, इतना मटीरियल है, इतनी रिसोर्सेज हैं, इंग्लिश में तो बहुत है, बाकी भी ज़ुबानों में कुछ होंगी, कम होंगी। उर्दू में आप जैसे लोग या हम विलिंग बेस पे कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, कम है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अभी आपने क्योंकि सबसे पहले आज तालीम की और 12वीं जमात के बाद जो है उसकी बात की है, तो इवन मैट्रिक की बात कर लें। मैट्रिक में और भी ज़्यादा बच्चे अपेयर होते हैं और वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं सर, और वो उनमें दम होता है मगर वो कई दफ़ा बहुत मसाइल की वजह से रह जाते हैं। अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये जो रिसोर्स है इसके अंदर क्या असर पड़ेगा निज़ाम तालीम पे, जबकि हमारे पास ये मुमकिन होगा कि हम बड़ी बड़ी जिन अक़वाम जिनके पास बहुत नॉलेज है वो उस तक रसाई हो गई हमारे। देखिए मैं एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने लगा, बताइए। और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे और मेरा डेली ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया। आपने? जी, मैं उन्हें होम स्कूल करता और उस होम स्कूलिंग में मैं अपने बच्चों को अरबी भी पढ़ा रहा, चाइनीज़ भी पढ़ा रहा, बड़ा अंग्रेजी भी पढ़ा रहा। पड़ जाएगा जी, लेकिन जितना भी एक्सपेंसिव हो, स्कूल के मुकाबले में मेरे ख्याल में बच्चों की लाइफ में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक आसमान ज़मीन का फ़र्क। अब मेरी जो छोटी बेटी है अनीसा, वो माशाल्लाह कोडिंग सीख रही है। ये कंप्यूटर कोडिंग? जी जी, MIT का एक प्रोग्राम डेवलप किया कॉल्ड स्क्रैच, वो बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। तो उसकी टैबलेट पे भी वो प्रोग्राम की एक वर्जन है और उसके कंप्यूटर पे भी है, और वो छोटे छोटे प्रोग्राम रोज़ बना के तो मुझे दिखाती है, एंड आई सुपरवाइज हर एंड आई मॉनिटर है, खुद करती है। फिर अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर है कॉल्ड टाइम फॉर लर्निंग, वो होम स्कूलर्स के लिए बना, तो वो उस टाइम फॉर लर्निंग पे बैठ जाते हैं मेरे बच्चे। What about the degree? They won't get a degree. I tell you, अब जैसे मेरी बेटी ने, जो बड़ी बेटी है, उसने O levels किया खुद प्राइवेट में, घर तो, से। अच्छा जी, यही तो मैं बता रहा हूँ, घर से किया। एंड इस्लामिक स्टडीज में शी गॉट एन A स्टार किया उन्होंने। जी जी, अपनी मर्जी से लिया। शी गॉट एन A स्टार एंड शी सेड कि मैं इसी में आगे A levels में भी है। तो वो उसका जो भी उसका था क्यूरिकुलम जो था जी, उसको कौन पढ़ाता था उन्हें? देखें उसमें यही मैं बता रहा हूँ कि मैं साथ बैठ जाता था, मेरी वाइफ साथ बैठ जाती थी,
और हम इसी तरह मिलजुल के जो है वो तैयारी करवाई। और सोचिए A* इस्लामिक स्टडीज में O लेवल इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। आसान काम नहीं, आसान नहीं, बहुत सब्जेक्ट दैट पीपल चिल्ड्रन गेट C in, राइट, यूजुअली C D। तो ये मैं इंग्लिश में दिया उन्होंने? जी इंग्लिश में, इंग्लिश O लेवल्स में तो इंग्लिश में ही होता है इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, अब ये चीज़ मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा था कि मैंने इस पे फोकस किया है कि जनाब जो, अच्छा फिर ये है कि बच्चों को साथ ही हम चाहते हैं कि जो स्कूल का करिकुलम है उसका भी आइडिया हो पाकिस्तान में कि क्या है। तो हमारे नेबरहुड में एक टीचर है, शी वॉज काइंड इनफ टू अग्री कि जी मैं इनको 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा दूंगी दोनों बच्चों। तो वो स्कूल के माहौल से, मैं उसकी वजह बताता हूँ, इसमें बहुत एक गहरा एक फिलोसॉफिकल पॉइंट बताइए। मिशेल फूको एक फ्रेंच फिलोसोफर और क्रिटिक थे। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये 3 इदारे, आपने जैसे जिक्र किया था कि 200 साल के करीब हुए हैं, 150-200 साल, 3 इदारे इकट्ठे बनाए गए, स्कूल, जेल और पागल खाना। ये 3 इदारे इकट्ठे बनाए गए और स्कूल का काम है कि सबको एक जैसा बनाना। और चूंकि ये नौबदियाती निज़ाम था अंग्रेज का, तो वो अपनी कॉलोनीज को भी कंट्रोल करके एक जैसे लोग जो सर की बात माने, सर के आगे अदब से खड़े हो जाएं, योर्स ओबीडियंटली लिखा करें अर्जी के नीचे, और अपने रियाया को भी ताबे फरमा बनाना था, ओबीडियंट बनाना। तो इसलिए स्कूल उन्होंने एक तोहफे के तौर पे बरसगीर को भी दिया कि भाई आप लोग भी सिविलाइज हो हमारी तरह, इंडस्ट्रियलाइज हो हमारी तरह, एक सांचे में आ जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने अपनी बात जारी रखनी, सिर्फ मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। इससे हुआ ये हमारे यहाँ पे कि 2-3 निज़ाम तालीम आ गए। एक अंग्रेज़ का निज़ाम तालीम, एक मदरसे का निज़ाम तालीम, और एक जो था वो निज़ाम तालीम बिल्कुल ही कोई, यानी कुछ भी नहीं था, खिचड़ी सी थी जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। अब प्लीज़ आप जी। अच्छा, तो स्कूल, फिर जेल। जेल किसके लिए? कि अगर आप उस स्कूल की जो भी उसने आपको एक यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की है वो नहीं हो रहा। फूको कहता है कि यू आर आइदर मैड और यू आर बैड इफ यू डोंट फिट इन, इफ यू आर नॉट फिटिंग द नॉर्म, यू आइदर मैड और यू आर बैड। तो बैड हो तो प्रिजन। अच्छा, प्रिजन को भी प्रिजन नहीं कहते, रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन कहते हैं। कि आपको अच्छा बनाइए। कहते ये हैं कुछ, जैसे अमेरिका में उनको कहते हैं करेक्शनल सेंटर्स, या कहीं और कहते हैं रिफॉर्मेशनल सेंटर्स, बट actually they learn all the trades of being a hardcore criminal. Exactly. This is what you learn in the prisons. जी बिल्कुल। तो बैड लोगों के लिए वो हो गई, और मैड लोगों के लिए जो पहले जैसे ल्यूनेटिक असाइलम कहते थे, फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल कहते थे, अब हम उसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहते हैं। स्ट्रक्चर मोर और लेस वही है, उसी किस्म की हरकतें। उन लोगों के लिए था कि घर पे अगर कोई जो है वो मौलिखोलिया का मरीज है या बाइपोलैरिटी का मरीज है और उसके इतने ज़बरदस्त क्राफ्ट्स, या तो डिप्रेशन में है तो या ऊपर वो जो है और वो है, या वो थॉट डिसऑर्डर है, तो अब इनसे संभाला नहीं जा रहा घर वालों से, पूरा घर जो है उसके हाईजैक हुआ है। तो फिर वो उठा के क्या करें, वो उठा के एक जगह। देखिए उससे तो मैं इसी तरह स्कूल भी ज़ाहिर है तालीम की एक नीड पूरी कर रहा है, प्रिजन भी एक तरह क्रिमिनल्स को बंद करके भूल जाने की एक जगह है। बिल्कुल। लेकिन मैं और वहाँ उनके साथ सलूक फिर अच्छा नहीं। जी मैं फूको के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये कह रहा, किनके? मिशेल फूको जो फ्रेंच क्रिटिक थे, उन्होंने कहा कि जनाब स्कूल, जेल और मेंटल हॉस्पिटल जो है, ल्यूनेटिक असाइलम जो है, ये एक ही सोच की कड़ी है, एक ही यूनिफॉर्मिटी। जो सांचे में फिट नहीं आएगा या वो बैड है या वो मैड है। अब इसकी मिसाल है एज़रा पाउंड, एक ग्रेट पोएट है सर, अंग्रेजी के मॉडर्न दौर के शायरों में शायरी हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जो हैं वो ल्यूनेटिक असाइलम में गुजारे हैं, और ज़बरदस्ती इनकार्सरेटेड इन अ ल्यूनेटिक असाइलम। क्यों? कि वो पॉलिटिकल क्रिटिक था, तो उनको रगड़ा लगा दिया। उन्होंने कहा दिया तो पाउना थे। सो मकसद ये कहने का है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो हैं वो ओबीडियंट सिटीजन्स हो। आई वांट देम टू हैव ओबीडियंट करेज, आई वांट देम टू हैव करेज, व्हिच आई फील कि मेरे अंदर नहीं है। ऑनेस्टली आई फील कि मैं बहुत डरता हूँ
क्योंकि आपको एक ख़ास तरीके से प्राइमरी क्लास वो जो है क्या किंडरगार्टन एंड फिर वो जो सारा प्रेप और जो हमारा था, तो उसमें एक ख़ास तरीके से यस सर, यस मैम, यस उंगली आप जो दिस इज़ हाउ वी आर टोल्ड टू डू। अब दिस सिस्टम वर्क्स वेरी गुड। जब आपने जाके क्लैरिकल जॉब करनी है या गोरा साहब को सलाम करना है या फिर आपने बाद में नौकरी करनी है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग फिर इनसे तवक्को ना रखिए, क्योंकि आपने उनको मसदूद कर दिया, तो फिर उनसे ना आप रखें। मगर ये जो आई वांट टू इंट्रोड्यूस दीज आइडियाज, नॉवल हैं, अच्छे हैं, मुश्किल है। हमें आप सोच नहीं सकते कि पहले 2 साल होम स्कूलिंग के लिए मेरे और मेरी बेगम के लिए स्ट्रगल थे। डॉक्टर साहब, कॉन्फिडेंस कुछ 6 गुना बढ़ जाता। अच्छा, उसकी वजह ये है कि बच्चा जो है, अक्सर बच्चे आप स्कूल के बच्चों से जरा मुकाबला कंपेयर भी नहीं ना तब किया जा रहा होता। जब आप स्कूल के बच्चों से कंपेयर करते हैं ना, एक बच्चा आ गया है, वो यहाँ पे छुप गया है, सलाम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बच्चे आते हैं जिसलाम, क्यों हम ये करते हैं कि जनाब शाम को कम्युनिटी में खेलने के लिए जब बच्चे जा रहे हैं तो आई मेक श्योर कि हमारे बच्चे उनके साथ खेलें। अब 14 अगस्त है तो 14 अगस्त कम्युनिटी में हम मनाएंगे। आप समझ रहे हैं? और वैसे बच्चे खुद भी तो लर्न करते हैं टू बी कंपेयर्ड इन स्कूल्स। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर एक और चीज जो एज अ टीनेजर बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं ड्रग्स की वजह से, जो आपका यहाँ पे मेन एक इशू है पाकिस्तान में, जिसके लिए विलिंग वेज एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रही है। कि आपको पता है कि स्कूल्स में ड्रग्स की क्या सूरत है? वेरी बैड, इट इज इंक्रीजिंग लाइक क्रेजी। तो अब मेरे पास एक नौजवान को लेके आते हैं माँ बाप की, जिसका इलाज करें। तो मेरे पास तो यही होता है कि यार मैं एक साइकोलॉजिस्ट एक हद तक ही करूंगा। साइकोथेरेपी इज अ वेरी लिमिटेड इंटरवेंशन फॉर सब्सटेंस अब्यूज। इसलिए होता यह है कि सब्सटेंस अब्यूज की वजह से बुनियादी तौर पे आपके जितने केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो इतने अपहीवल में ऊपर नीचे हो जाते हैं कि साइकोथेरेपी उनका एक हद तक जो है ना स्टार्ट में उनको ठीक कर सकती है। हाँ, अगर उनको साइकोफार्माकोलॉजी के ज़रिए आप शुरू में कुछ ठीक कर लें और फिर उसके टॉप पे जब वो उस रेंज में आ जाए जहाँ पे वो आपकी बात समझने लगे और क्रेविंग्स कम हो जाएं और वो उससे बादल छट जाएं, तो फिर साइकोथेरेपी। एग्जैक्टली। तो मैं इसीलिए रखने से जी हाँ, तो इसीलिए मैं फिर रेफर कर देता हूँ लोगों को कि जी विलिंग वेज जाएं, वहाँ से आप पहले ट्रीटमेंट करवाएं। क्यों जब मेरे पास आता है तो वो बच्चा तो बैठा हुआ कह रहा था जी मुझे पैसे चाहिए, जाहिर है कि ईमान से मैंने ड्रग्स छोड़ दिए, मुझे पता नहीं, अब वो पैसे नहीं देते कॉपियों के लिए, किताबों के। तो वो मैं कहता हूँ इससे मैं क्या साइकोथेरेपी करूँ? ये तो अपने केमिकल से मजबूर हुआ है, सो केमिकल क्रेविंग से मजबूर हुआ। सो दैट इज व्हाई जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार एम आई रेडी टू पुट माई चिल्ड्रन थ्रू दैट सिस्टम, कि पहले वो वहाँ जाएं, स्कूल के चौकीदार, स्कूल के ड्राइवर, बच्चों के कैफेटेरिया के मैनेजर्स उन्हें ड्रग्स पे लगाएं, फिर मुझे पता ही ना चले, राइट? उसके बाद मैं फिर मारा उन्हें किसी और थेरेपिस्ट को दिखाता फिरूं। सो आई एम मच बेटर ऑफ टू प्रोवाइड एन एजुकेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वही बात है जो आपने बात की कि क्या कॉन्फिडेंस आता है, तो जी बिल्कुल, उसके लिए हम उनकी डेली सोशलाइजेशन रूटीन है, पार्क में खेलना है दूसरे बच्चों के साथ, उनसे इंटरेक्ट करना है, पार्टीज करनी है, दूसरों की पार्टीज में जाना है। सो एक सोशल लाइफ भी हमारे उसी करिकुलम का हिस्सा है, जिसमें अरबी, फारसी, चाइनीज, इंग्लिश, उर्दू, मैं लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा चाहता हूँ बच्चे फोकस करें, क्योंकि उसमें उनका टैलेंट। बट यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स फॉर दैट। यस, इसमें पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है कि वो सारा टाइम एज अ हाउसवाइफ जो है वो खाने पकाने से ज्यादा इस बात को तवज्जो देती हैं कि बच्चों की तालीम का, वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा पेरेंट्स की हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा। यानी कि फूड जो है, जो मैदे को प्रोवाइड करना है, उससे ज़्यादा फूड फॉर थॉट चाहिए, ब्रेन के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ना अंदाज़ा हो रहा था कि अमेरिका ने ज़बरदस्त हमें लीड दी और बहुत कंट्रीब्यूट किया दौर हाजिर की सिविलाइजेशन के लिए,
बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, ब्रिटेन की बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, मगर जिस तरह से तहजीबें, सिविलाइजेशंस करवटें बदलती हैं, वक्त करवटें बदलते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने अपने बच्चों की अरबी ज़ुबान का जिक्र किया। एक दौर था आज से 1000 साल पहले या 900-800 साल पहले, जब सीट ऑफ लर्निंग बगदाद था जी, और वहाँ पे औज सुरैया पे था इल्म, मगर फिर वो आया चंगेज़ ख़ान या हलाकू ख़ान, वो आए और उन्होंने वहाँ पे मीनार खोपड़ियों के बना दिए और जो भी हुआ। आज यहाँ पे इस जगह पे एक गर्म सांसें महसूस हो रही हैं, और वो है चाइनीज़ की। चाइनीज़ जो है वो अमेरिका से आगे तो नहीं है, मगर सेकंड, जी जी, क्लोज सेकंड ज़रूर है। तो मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहता हूँ, और सब जितने भी लोग मिलते हैं मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई, पाकिस्तान और सी पैक के बाद ये कोशिश कर लो कि चाइनीज़ ज़ुबान अगर आएगी तो ये बात नहीं है कि वो लोग जो यहाँ बिज़नेस करेंगे वो उर्दू भी सीख लेंगे। जैसे दुबई में शेख जो हैं वो उर्दू भी बोल लेते हैं, अरबी, मगर जब आप उनसे बोलेंगे तो कनेक्शन बड़ा तेज़ हो जाएगा। इसी तरह से मैंने ख़ुद कहा, यार मैं भी इस उम्र में भी, वाई नॉट डॉक्टर साहब। एज में एक मुसीबत ये भी है कि जब हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हाँ गुजार बैठे, हो गया, तो यहाँ से एजिंग शुरू होती है। तो चाहे उम्र बच्चों की हो जो कि ज़रखेज़ होते हैं चीज़ें सीखने के लिए, या मेरी एज में भी हो लोग, कोई भी एज हो, मैंने देखा कि यार मैं कैसे चाइनीज़ सीखूं। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड की जो कि रोज़ेटा स्टोन के नाम से है, एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी ऑन लैंग्वेज टीचिंग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दौर ऐसा है कि अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हाँ, एक मसला है इस दौर का, और वो है डिस्ट्रैक्शंस, जो आपने ड्रग्स का भी अभी जिक्र किया। बॉन्डिंग जो है, जैसे आपने फरमाया कि माँ बाप की और बच्चों की बॉन्डिंग में जहाँ पे कमी आती है, तो टीचर्स वो रोल कभी भी नहीं प्ले कर सकते जो माँ बाप उनको रोल मॉडल के तौर पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम निज़ाम तालीम की बात कर रहे थे, इसी निज़ाम तालीम में जहाँ पे हम दर्स व तदरीस, और वहाँ पे एक और चीज़ जो तरबियत है, तालीम के साथ तरबियत, जो कि रिसाला भी था, हकीम सईद निकालते थे, तालीम व तरबियत। जी जी, बचपन में हम पढ़ते थे। तो तरबियत जो है उसका असर, मुझे, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने इतनी दरसगाहों में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पे और एज ए साइकोलॉजिस्ट आपने क्लाइंट्स को डील किया है, तालीम पे तो आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। तरबियत के मुतालिक बताएं कि वहाँ पे मुआशरे के मुख्तलिफ जो इकाइयाँ हैं, सोशल लैडर है, और जो उनकी इकोनॉमिक डिविजन्स हैं, उनमें क्या नज़र आता है? देखिए, मैं इसका जवाब, चूँकि आपने चाइनीज़ से बात शुरू की, इसका जवाब चाइनीज़ का एक मकूला जो है कन्फ्यूशस का, उससे दूँ, फिर तर्जुमा भी जी जी जी। 学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知，不亦乐，不亦乐乎乎? इसका मतलब ये है सर, एक मिनट, क्योंकि आपने इतनी लंबी चाइनीज में बात की जिसमें कम से कम कोई 50 से तो ज़्यादा अल्फाज थे, 50 से 100 के दरमियान। तो मेरे ऊपर ये अब लाजिम हो गया कि मैं आपको अपनी चाइनीज में इम्प्रेस तो नहीं कर सकूंगा, मगर कोशिश करूं। पाक चीन वांग सोए, वो कुछ में इतना ही मुझे आता है, वांग सोए, वांग सोए। वांग सोए, may it live 10,000 years, long live। जी 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 जी। कन्फ्यूशियस ये कहते हैं कि पढ़ना और फिर उसे अप्लाई करना, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। दोस्त दूर से मिलने के लिए आ जाएं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और इंसान हो और उसे ना पहचाना जाए, अच्छे दाना इंसान को ना पहचाना जाए, फिर भी वो गज़बनाक ना हो, इससे बेहतर इंसान नहीं हो सकता।
तो ये उनकी पहली सेइंग है कन्फ्यूशियस की जो किताब है, और ये मैंने याद इसलिए की कि ये मेरे दिल में उतर गई। तो आपने चाइनीज में याद कर ली? चाइनीज में पढ़ रहा हूँ उसी तरह जैसे आपने ऐप से पढ़ा। सीख रहे हैं। मैंने कोर्सेरा एक वेबसाइट है जो कोर्सेज करवाती है पूरी दुनिया से, तो बीजिंग यूनिवर्सिटी से कोर्सेज हो रहे थे तो मैंने वो भी किए और चाइनीज सीखी। नी हाओ। हंग हा। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, मतलब वर्चुअल भी और स्काइप के जरिए भी Okay, right. एजुकेशन लिए और रिकॉर्डेड वीडियोस के लवली जरिए। लवली। तो ये जो उसूल है ना कि जनाब इल्म है अप्लाई करने के लिए। मसलन मैं आईडी कार्ड के दफ्तर गया हूँ और लाइन में खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन वहाँ लाइन नहीं थी। जी जी मैं सुन रहा हूँ। अब ऐसी तालीम का क्या फायदा कि जो काउंटर पे भी बैठे हुए हैं, जो काउंटर पे भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जनाब आप लाइन बनवा दें। जी। कुल 10 लोग हैं और 10 के 10 जो हैं वो उस खिड़की पे जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, उसमें खवातीन भी हैं मर्द भी हैं। अच्छा, मैंने उनसे कहा यार लाइन बनवा दें, ये 10 लोग हैं, हर एक की बारी आ जाएगी। तो वो मेरी शक्ल ऐसे देखने लगे कि जैसे पता नहीं मैं कोई और कहीं किसी और ये मुल्क से आया हूं। तरबियत की बात हो रही। तो इत्तेफाक से उनके एक अफसर जो है इसी वक्त आ गए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं जी प्लीज़ ये देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, इनकी लाइन बनवा। तो उन्होंने लाइन तो बनवा दी, मैं सबके पीछे भी खड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे जान के क्लर्क साहब ने जो है मुझे फिर तंग किया और डिले किया कि जी तू साड़ी शिकायत लगाने वाला कौन? जब आप बात मुकम्मल करेंगे तो मैं 2 बातें इस पे मैंने कर ली। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें, अब मुझे इतना अच्छा लगा कि नए पाकिस्तान में गो के अभी भी बहुत से मसाइल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को हेलमेट पहने देख के और ई चालान का सिस्टम होने से मुझे कुछ उम्मीद बनी, गो के अल्लाह रहम करे, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद बनी कि जी कुछ मुस्बत चीज़ें आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने लाइन बनाने की, कतार, लाइन और लेन, ये ट्रैफिक की हम बात करते हैं ना, लाइन और लेन का ख्याल रखें, कतार का ख्याल रखें। 2 बड़ी छोटी छोटी बातें। मैंने एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, उसमें ऐसी अक़वाम भी हैं जो सब बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। फ़नी भी है बात। यहाँ पे तो हम मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के करीब जाने के लिए होता है, और अल्लाह का ये सबसे बड़ा, हम इबादत पे बड़ा ज़ोर देते हैं, हालांकि हकूकुल इबाद का जितना हमारे मज़हब और जितनी भी रियासतें हैं जिन्होंने तरक्की की है, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, अगर उनमें एक दूसरे इंसानों के हकूक़ को हमने पामाल किया तो बहुत गलत किया है। अल्लाह तो रहमान और रहीम है, हम शायद उसको इस नाम से कम जानते हैं और बस इबादतों के चक्कर में कहीं गुम से जाते हैं। वो तो मामला उसके साथ है, मगर जो इंसानों के नहीं दिया हक पूरा, वो बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी और उन्हीं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वो दिन जिसके ऊपर जो इस्लाम के तौर पे यकीन रखते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप दूसरे शख्स का जिसका हक मारा होगा तो वो कहेंगे रेफ़र टू दैट पर्सन, तुम पूछो, इससे पूछ लो, ये माफ़ करता है। तो वो आपको कहेगा लाओ फिर अपनी नेकियां इधर दे दो, क्योंकि वहाँ की शायद करेंसी है। तो आप कहेंगे मेरे पास तो पहली कम है तो मैं नहीं देता, तो वो कहते फिर मैं भी नहीं माफ़ करता। अच्छा, बट दिस इज वाज अ डाइग्रेशन। उन्होंने क्या किया कि लाइन लगी हुई है, खिड़की तक पहुंचना है, कतार, तो सारों ने अपनी अपनी चप्पलें रखी हुई हैं उसमें लाइन में, खुद आराम से बैठे, सब आराम से बैठे, कोई नहीं खड़ा हुआ कि यार तो चप्पलें रखी हुई हैं, जिसकी बारी आती है वो जाता है, वो अपनी चप्पल पहनता है, आगे जाता है लाइन में, पिछला आगे खिसका देता है। हाउ सिंपल। इफ़ यू ट्रस्ट पीपल, एंड वो हमारी मस्जिद की तरह नहीं कि भाई अगर जूती आगे रखें तो नमाज नहीं और पीछे रखें तो जूती नहीं तो क्या करें। अच्छा, ये थी सर एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम लाइन और ये जो कतार वाला सिस्टम है, ये अगर किसी मुआशरे को देखना है तो ये सर जो ट्रैफिक होती है ना, ये भी एक पूरे मुआशरे की अक्कासी करती है कि उनका मिजाज कैसा है, उनमें डिसिप्लिन कितना है। तो ये चीज़ें भी इस तरह। मसलन देखें डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से, जी जी प्लीज़, आप मुझे बताएं एक शख्स का रोज़ा है
और वो अफ्तार का सामान लेके घर पहुंचने की जल्दी में सुर्ख इशारा तोड़ता जी। अब वो कहेगा जी ना मैं हुकूकुल्लाबाद तोड़े ना मैं हुकूकुल्ला तोड़े, मैं तो इशारा तोड़े। ये चीज जो है क्यों हमारे उलमा नहीं रमजान के दौरान आ जाते टीवी पे कोई अल्लाह का बंदा और कह दे कि जनाब आपका रोजा मकरू हो गया अगर आपने अपनी इस्लामी रियासत का ट्रैफिक का एक रूल वायलेट किया। किसी में इतनी जुर्रत या कोई सोच या कोई अकल या कोई ऐसी है? बस ये नहीं चक्करों में पड़े रहेंगे कि जी टखनों से ऊंचा बांधना है या नीचे रखना है। एग्रीड, टोटली एग्रीड। डॉक्टर आसिर अजमल, मुख्तलिफ बातें हमने की। मैं प्रोग्राम को रैप अप करने से पहले ये जो आपने आखिर में बात की, तरबियत की हमने थोड़ी सी बात की, और हमने ये बात की कि हम अपने हकूक़ तो बड़ी अच्छी तरह से अलमबरदार हैं, मगर हकूक़ का ये बताइए कि फ़राइज़ से कितना गहरा ताल्लुक़? देखिए, इस्लाम में एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मेरे ख्याल में लोगों ने समझी ही नहीं। इस्लाम में आप पढ़ लें, थ्रू आउट द होली कुरान, थ्रू आउट अहादीस, हमेशा आपका हक नहीं बताया गया। कभी भी आपको ये बताया गया है कि आप पर किसका हक है, फर्ज क्या है आप। नहीं, ये इस बात गौर से सुने, फर्ज और चीज है, आप पर किसका हक है ये बताया गया है। मसलन शौहर को बताया गया है कि बीवी का तुम पर क्या हक है, बीवी को यह बताया गया है कि शौहर का तुम पर क्या हक है, हमसाए का तुम पर क्या हक है। ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारा हमसाए पे क्या हक है। आप पढ़ के मुझे बता दें अगर है कहीं नहीं है कि जी मसलन मेरे घर में अगर बच्चा म्यूजिक ऊंची बजाता है मैं उसे मना करता हूं। अगर हमसाया म्यूजिक ऊंची बजाता है मैं कहता हूं सब्र करो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं कहा गया कि मेरा कोई हक है हमसाए पे। बहुत खूबसूरत बात। मुझे कहा गया हमसाए का मुझ पे हक है। अगर हर इंसान, हर मुसलमान इस तरह सोचना शुरू कर दे, आई होप कि हुकूक अपने लिए नहीं है, हुकूक दूसरों के हम पर है। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट हुकूक, एट राइट्स। टोटली एग्रीड विद यू सर। और मेरा ख्याल है इसमें तरबियत भी आ जाती है, इसमें ये जो हमारी एक दूसरे के साथ रंजिशें बढ़ जाती हैं जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं और वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते हैं, और हम जो थोड़ा बहुत भी हमारे लिए कुछ करता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि डीमीन करते हैं, डेप्रिशिएट कर देते हैं, तो उससे वो थोड़ा भी ज़्यादा नहीं लगता। जबकि हम जब दूसरों के अपने ऊपर हकूक़ समझें कि बहुत हैं, तो जहाँ पर हमसे कमी रह जाएगी तो हम कहेंगे यार इससे भी अगर कमी रह गई है तो चलो फॉरगिव कर दो, मुआफ़ कर दो। और वो मुआशरे जहाँ पे फॉरगिवनेस इस चीज़ से ज़्यादा हावी होती है कि मुझे ये दे दो और मेरा ये हक था, वहीं पे खराबियाँ पैदा होती हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप ये फील करते हैं? आई एग्री विद यू 100%। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। जज़ाकल्लाह। सर, आज के प्रोग्राम में हम इस मोड़ पर इजाज़त लेंगे। मैं सिर्फ जाते जाते और इससे पहले कि हमें कोई एक अच्छा सा लाइट सा ज़बरदस्त सा गाना म्यूज़िक के असद असगर का और मिस नादिया शेख की खूबसूरत आवाज़, और ये जो गाना आज हम प्ले करने वाले हैं आपके लिए आखिर में गाने वाली है मिस, वो वन ऑफ माय फेवरेट्स। और बुनियादी तौर पे ये गाना जो है नैयरा नूर साहिबा ने गाया है, एंड शी हैज सच अ मेलोडियस। मेरी कज़न है बाय द वे। ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो ये हम गाना नैयरा नूर साहिबा का डॉक्टर आसिर अजमल को डेडिकेट करते हैं। आज का गाना जो है सर, मैंने आते ही इन्हें कह दिया था कि आप म्यूजिकल लग रहे हैं, इनसे पूछ लें। अच्छा। मुझे नहीं था पता, लेकिन मुझे अभी पता चला है। मैंने इनको आते ही कह दिया कि आप म्यूजिकल लग रहे हैं। ज़बरदस्त। तो दिल से दिल को राह होती है ना, तो आपने पहचान लिया। नाजरीन, आपसे आज के प्रोग्राम में इजाज़त लेने से पहले और डॉक्टर आसिर अजमल का शुक्रिया अदा करने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहूँगा, और वो ये बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ काम है तो बड़ा ज़बरदस्त, जिस तरह हमारी जो बातें हुई,
मगर ये हम करेंगे कल या परसों या उससे अगले दिन। मगर मुझे ये तो बता दीजिए कि क्या आपको किसी ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि कल का दिन आपके लिए ज़रूर आएगा? क्या पता, रोज़ जब सुबह होती है कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता, जिसके लिए आप तैयार ही नहीं होते हैं। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो इतनी हज़ार हैं कि आप दरिया को कूजे में बंद नहीं कर सकते। मेट ऑफिस जो है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो महकमा मौसमियात है, उन्होंने बड़ी कोशिश की, जांच पड़ताल की और समझ गए कि अब बादल ऐसे हैं तो ऐसा होगा, अब जो है प्रेशर ऐसा है तो ऐसा होगा, फलां जगह पे अगर हवाएं यूं चल रही हैं तो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली हवाएं फलां महीने में मॉनसून बन के बारिशें पाकिस्तान में लाहौर में बरसेंगी। ये उन्होंने कर लिया। मगर फिर भी इतने सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को बदल देते हैं और एग्जैक्ट क़याफा लगाना बड़ा मुश्किल है। मगर आप तैयारी पहले से कर सकते हैं। मगर तैयारी पहले से करने के साथ साथ अगर हम कहें कि जून की हम तैयारी अभी करेंगे तो पता नहीं जून आना है या नहीं आना। Who knows when it is the last day of my life? So if you think just for your mind games that this may be the last day of my life and if you are healthy and all is honky dory, सब खैर है, तो ये सोच लीजिए कि आपने चूजिंग क्या है। आपको दौलत कितनी चाहिए, शोहरत कितनी चाहिए, इज्जत कितनी चाहिए, सुकून कितना चाहिए, सेहत कितनी चाहिए, रिलेशंस कितने चाहिए, आपका सर्कल क्या है। आपका सर्कल फैमिली है, आपका सर्कल वर्क प्लेस है, आपका सर्कल मार्केट प्लेस है, कम्युनिटी है, वर्ल्ड है। क्या है आपका सर्कल जिसके लिए आप मूव करना चाहते हैं? आप अपनी सलाहियतों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आपका अपना पीस सेल्फ कहाँ है, अंदर क्या है? क्या रिग्रेट्स होंगे आखिरी दिन कि काश मैं ये करता, मैंने फलां के लिए किया, बच्चों के लिए किया, बीवी के लिए किया, या वो भी नहीं किया? इस पे ज़रा गौर कर लीजिएगा कि इफ़ इट इज़ योर लास्ट डे ऑफ लाइफ, how would like it to be? What will be your feelings? आपके एहसासात क्या होंगे, आपके असासे क्या होंगे? क्या आप इस पे यकीन रखते हैं कि ये जस्त खाकी, ये जो हार्डवेयर है ये ख़त्म हो जाएगा और रूह कभी ख़त्म नहीं होगी? ये वादा अलस्त था और ये ट्रांजिशन में चली जाएगी। थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं, मगर इनका होगा क्या, इस पे भी कभी गौर कीजिएगा। और उसकी प्रेपरेशन कल पे नहीं, अभी, आज, फौरन, नाउ। दिन, लम्हात, लॉस्ट डेज, लास्ट डे और लॉस्ट डे। अगर दिन ज़ाया हो गया, ये लम्हा ज़ाया हो गया, तो माजी से चिपक के रोते हुए मत गुजारिए। चेंज। लड़कियां जब मेक अप कर लेती हैं, मेक ओवर कर लेती हैं, तो उनकी शख्सियत बदल जाती है, पार्लर जाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी का मेक ओवर कर लीजिए, मेक अप कर लीजिए। मेक अप फॉर व्हाट हैज़ नॉट बीन डन। डू इट नाउ while you can and make that thing, visualize it. Imagination की ताकत आपके पास है। This is a big power that you have. Make believe, make over, make believe। छोटे से बच्चे थे, एक छोटी सी ये ऐनक भी मिल जाती थी कोई चीज़, तो मैं ये मेरा रॉकेट है, मेरा ये एरोप्लेन है, and we were so happy। और अब इतने गिफ्ट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, and we are still not happy because imagination को यूज़ नहीं करते। तो लास्ट डे है या लॉस्ट डे है आपकी ज़िंदगी का, ये आपने जांचना है। और मेक बिलीव क्या है, आप कैसे अपने आप को इंतखाब कर सकते हैं इमेजिनेशन से। और मेक ओवर क्या है, उसके लिए आपने ज़िंदगी को कैसे बदलना है। और ये बात मैं किसी दिन और करूँगा आपसे कि हम ज़िंदगी की गाड़ी को 5 गियर्स में कैसे लेके चलें। गियर 1 क्या है, गियर 2 क्या है, गियर 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, ताकि आप तमाम अपने मुख्तलिफ के ज़िंदगी के जो फैसेट्स हैं
उनसे सही तौर पे ओहदा बरा हो सकें और टाइम मैनेजमेंट कर सकें कि आप फैमिली टाइम भी दें, आप वर्क प्लेस पे भी टाइम दें। ऐसा ना हो कि आप वर्क प्लेस में या अपनी ज़िंदगी में दौलत या कोई चीज़ हासिल करने के लिए 5वें गियर में जा रहे हैं और उसी 5वें गियर में आप घर आ जाएं और उसी स्पीड से आप घर वालों से तसादुम हो जाए, तो वहाँ गियर और है, वहाँ पे आपको 2nd गियर में आना है। स्लो डाउन, काम डाउन। रात हो जाए तो 1st गियर में आके सो जाएं तो न्यूट्रल कर दें, और अगर गलती हो जाए तो रिवर्स गियर भी होता है, चीज़ों को दुरुस्त कर लेते हैं, तो वो भी कर लीजिए। और आखिरी बात आज के लिए कि ये जो दिमाग है ना, इससे बाहर नहीं जी सकते आप जितनी देर जिंदा हैं, जो भी आप सोचें वो इस दिमाग के अंदर। मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी हस्ती यहाँ से है, जैसे घर में होती है। और घर जो है अगर पुराना और क्रीकी यानी उसमें से आवाज़ें आने लगे तो उसको छोड़ के भाग नहीं जाते हैं, बल्कि उसका जो क्लटर है, जो उसमें वो चीज़ें रखी होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनको साफ़ करके खानों में रखते हैं। अच्छे से अच्छा घर हो, टीनेजर्स का कमरा हो, उसने अपना अंडरवेयर फेंका तो पंखे से लटक रहा है, मोज़े फेंके तो वो वहाँ पे दीवार से चिपक ही गए क्योंकि कई दिन से धुलवाए नहीं। जीन्स उतारी है तो जीन्स वैसी की वैसी खड़ी है क्योंकि मैल से वो अट चुकी है और वो बेंड भी नहीं होती। और जितनी किताबें हैं वो हैं मौजूद, मगर हर चीज़ गुत्थम गुत्था उथल पुथल में है, तो वो चीज़ ढूंढना मुश्किल है। ये जब दिमाग को आप रेस्ट नहीं देंगे, स्लीप नहीं देंगे, इसको तरतीब में फाइलिंग सिस्टम है इसके अंदर, तो अपने घर में जिस तरह से रहने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी सही हिफाजत करनी पड़ती है, निगहदाश्त करनी पड़ती है रोज़ाना बुनियादों पे, वरना वो घर रहने के लायक नहीं रहता। ये दिमाग भी आपका घर है, इसमें आप रहेंगे, इसका भी ख्याल रखिएगा। Dr. Asir Ajmal, thank you very much. It was once again a pleasure talking to you. We have not discussed enough. Yes. Yet, whatever we discussed, it was of quality. I hope for हमारे जो सामीन हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनके लिए। बस मैं एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगा बिस्मिल्लाह, आपकी वसातत से कि मेरा YouTube पे चैनल है आसिर अजमल के नाम से। डॉक्टर साहब का कौन सा कैमरा है? हाँ, डॉक्टर साहब बताइए। आसिर अजमल के नाम से ASIR AJMAL, उससे प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी पोस्टिंग एटलीस्ट 2 वीडियोस एवरी वीक ऑन साइकोलॉजी एंड रिलेटेड इश्यूज। आपने डॉक्टर आसिर अजमल के YouTube के चैनल पे जाना है, उनकी वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब आएगा, उसको सब्सक्राइब करना है, वहाँ पे लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करना, फिर एक बेल का आइकॉन आएगा, बेल नहीं होती घंटी, जैसे वो पुरानी घंटी जो मंदिरों पे होती है, उसको आपने दबा देना है ताकि जब इनकी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन ठक से आपके पास आए कि आ गई। तो ये 2-3 काम आप कर लीजिएगा। ये दौर है भाई सोशल मीडिया का, ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान का असासा हैं, इनकी हमारी ज़ुबान में वीडियोज़ हैं, तजुर्बा है वसी आपकी खिदमत के लिए, तो इनसे इस्तिफ़ादा कीजिए। और डॉक्टर साहब से एक दफ़ा फिर से शुक्रिया के साथ मैं थैंक यू सर, मैं मिस नादिया शेख से रिक्वेस्ट करूँगा कि जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी। आज ये गाना तो नहीं है? नहीं। दूसरा कौन सा? मैं गा देती हूँ। वो आप हमें मिस नादिया से सुने। आपको कैसे पता? क्यों बज रही है? अच्छा। लो, तो ये म्यूजिकल ऐसे ही तो नहीं है। लो जी, ये गाना आप सुने, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, और ये गाना ये सुनाएंगी। और अगर आप किसी से रूठे हुए हैं तो कल तक का इंतज़ार न कीजिए कि मुआफ़ कर दीजिए, कि ये जो मुआफ़ नहीं करते ना, ये सारा बर्डन, ये सारा बोझ फॉरगिवनेस न करने का, और ये जितनी तकलीफ़ें ये आपने उठाया हुआ है, प्लीज़ पुट इट डाउन, फॉरगिव and get rid of it, because forgiveness is the key to happiness. Take care till next time. This is Willing Ways and I'm Dr. Ijaz Qureshi, and this was Walk Your Talk. Over to you, Miss Nadia. तुमको कैसे मनाऊं
ऐसे तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना सताओ। मानोगे कैसे पिया ये बता दो, तुमको मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो, वरना मैं रो दूंगी, फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी। तुम जो कहो तुमको मर के मनाओ पिया, बोलो ना बोलो ना। तुम बिन पिया जिया मोर नहीं लागे, तरसे है तड़पे है सारी रात जागे, आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, ले भी लो बाहों में, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। कमाल हो। वेरी वेल।